जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं हिंदी की। इस तरह करके हम आज जो है अगले पॉइंट मतलब कि हिंदी पे पहुँच गए हैं। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर जाके देखें। हमने तो पिछले क्लास में कहानी की तरह सभी कहानी सुनाए हुए हैं हिंदी का बहुत ही अच्छी तरीके से, ताकि विद्यार्थी को याद हो जाए और विद्यार्थियों को याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। और इसी का रिवीजन कराने के लिए हम वीडियो बना देते हैं शॉर्ट सा, ताकि वह कभी भी आराम से देख सके, इसका रिवीजन कर सके। तो आने वाले वीडियो में हम इसी तरह सही सारी कहानी की तरह सुना देंगे और सुना के ही भी यहाँ पे प्रश्न उत्तर एक ही वीडियो में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव भी एनालिसिस कर देते हैं, ताकि कभी भी कहीं भी आप जो है इसका रिवीजन कर सकें। तो चलिए हम बात करते हैं आज की कहानी है एक लेख और एक पत्र प्रश्नोत्तरी के बारे में। तो बहुत ही अच्छी है कहानी और हमने क्लास में ऑफलाइन सुना है, अच्छी तरीके से सुनाने का प्रयास करें, याद साथ ही साथ याद कराने का प्रयास करते हैं। चलिए हम बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का हमारा पहला सवाल है, विद्यार्थियों को रणनीति में भाग लेना क्यों क्यों लेना चाहिए? राजनीति में, रणनीति में नहीं। तो विद्यार्थियों को जीवन में भाग लेना यानी कि राजनीति में भाग लेना इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उन्हें ही कल की देश की बागडोर अपने हाथों में लेनी है। अगर वे आज ही राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो आने वाले समय में देश की भली भांति नहीं संभाल पाएंगे, जिससे देश का विकास ना हो सकेगा। यानी कि विद्यार्थियों को कहा गया है कि आप ही सभी देश के अगले भविष्य हो। आप सभी को पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भाग लेना चाहिए, राजनीति से दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश के अगला भविष्य और अगला कोई भी देश कब में पद हो तो आप ही में से कोई ना कोई देश में उसमें भागीदारी लेंगे और देश को पढ़ाएंगे, देश को के विकास में आप सहयोग करेंगे। इस तरह आपको लिखना था। वही बात करते हैं अब भगत सिंह विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं की है। तो विद्यार्थियों की अपेक्षाएं की है कि विद्यार्थियों से बहुत ही अपेक्षाएं हैं। वे चाहते हैं कि विद्यार्थी राजनीति तथा देश की परिस्थितियों का ज्ञान करें और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करें। वे देश की सेवा तन मन धन से जुट जाएं और अपने प्राण न्यौछावर करने से पीछे ना हटें। ये लिखना था। अब लेके एक पत्र के प्रश्नोत्तर यहाँ पे दिया हुआ है कि भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है कि भगत सिंह ऐसे क्रांतिकारी के रूप में हमारे देश सामने आते हैं कि जिनमें देश की आज़ादी के साथ साथ समाज की उन्नति की प्रबल इच्छाएं दिखती है। इसकी शुरुआत 12 वर्ष की उम्र में यानी कि 12 वर्ष की उम्र में ही यह राजनीतिक में सक्रिय हो गए थे। ये ध्यान रखना था, खूब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, याद रखना है। जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर संकल्प के साथ उसके साथ 1927 में गणेश शंकर विद्यार्थी के पद प्रताप से भगत सिंह यह जानते थे कि समाज में क्रांति लाने के लिए जनता में सबसे पहले राष्ट्रीयता का प्रसार करना होगा। उन्हें एक ऐसी विचारधारा से अवगत कराना होगा जिसकी बुनियादी सम स्वभाव समाजवाद पर टिकी हो, जहां शोषण की कोई बात ना हो। इसलिए उन्होंने लिखा कि समाज में क्रांति विचारों की धार से होगी। वे समाज में गैर बराबरी, भेदभाव, शिक्षा, अंधविश्वास, गरीबी, अन्याय आदि दुर्गुण एवं अभाव के विरोधी के रूप में खड़े होते हैं। मानवीय व्यवस्था के लिए वह संघर्ष सहते हैं। भगत सिंह समझते हैं कि बिना कष्ट सहकर देश की सेवा नहीं की जा सकती। इसलिए उन्होंने जो नौजवान सभा बनाई थी, उसके ध्येय सेवा, कष्टों को सहन करना एवं बलिदान करना था। ये ध्यान करता। क्रांतिकारी भगत सिंह कहते हैं कि मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है। जैसे हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया था, इस पर दिल्ली के रोजन जज ने असेंबली बम केस में भगत सिंह को आजीवन कारावास सुनाई थी। कष्ट के संदर्भ में रूसी साहित्य का हवाला देते हुए कहते हैं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। यही बहुत ही अच्छी लाइन है। विपत्तियां जो है व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। हमारे साहित्य में दुख की स्थिति न के बराबर आती है, परंतु रूसी साहित्य के कष्टों और दुखमयी स्थितियों के कारण ही उन्हें पसंद करते हैं। खेद की बात है कि यानी कि दुख की बात है कि कष्ट सहन की उस भावना को उसके भीतर अनुभव नहीं करते हैं। हमारे जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक कष्ट से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हर प्रकार के उन विपत्तियों की चिंताओं और दुखों और कष्टों को सहने के लिए तत्पर रहना चाहिए, जिनमें हम स्वयं आरंभ किए संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं, जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। इसी आत्मविश्वास के बल पर भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल गए। वे जानते थे कि इन कष्टों को
दुखों का जनता पर बेहद प्रभाव पड़ेगा और जनता आंदोलन कर बैठेगी। अतः भगत सिंह का कहना था सत्य है कि कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, इसलिए लिखना था। अब कहता है एक लेख एक पत्र के आधार पर, तो कहता है भगत सिंह कहते हैं कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा, वे आत्महत्या को काटता कहते हैं। इस संबंध में विचारों को स्पष्ट करें। VVI क्वेश्चन है, खूब पूछे जाते हैं, याद रखना। कहते हैं आंसर इस बार का है, क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह की सेवा के बदले दी गई फांसी, यानी कि देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहा है। भगत सिंह ने इस संदर्भ में कहता है कि जब देश के भाग का निर्णय हो रहा है तो व्यक्तियों अपने भाग को पूर्णतः भुला देना चाहिए। इसी दृढ़ इच्छा के साथ हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप से विश्वव्यापी हो और उसके साथ ही जब आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। यह मृत्यु भगत सिंह के लिए सुंदर मृत्यु होगी, जिसमें हमारे देश का कल्याण होगा। इससे शोषण यहाँ से चले जाएंगे और हम अपना कार्य स्वयं करेंगे। इसी कार्य के साथ व्यापक समाज की कल्पना भी जिसमें हमारी मृत्यु बेकार न जाए, अर्थात संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। भगत सिंह आत्महत्या को कायरता कहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करेगा वह थोड़ा दुख कष्ट सहने के चलते करेगा, वह अपना समस्त मूल एक ही क्षण में खो देगा। इस संदर्भ में उनका विचार है कि जैसे विश्वास और विचारों वाले व्यक्ति अपने व्यर्थ मरना कदापि सहन नहीं कर सकता है। हम अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम मानवता की अधिक से अधिक सेवा करना चाहते हैं। संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। प्रयत्नशील होना एवं श्रेष्ठ उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना, कदापि आत्महत्या नहीं की जा सकती है। भगत सिंह आत्महत्या को कायरता कहते हैं। केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना। इस संदर्भ में एक विचार भी देते हैं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली थी, यानी कि कहने का मतलब है कि वैसी मृत्यु को उन्होंने सुंदर कहा जो देश की सेवा, देश की आज़ादी के लिए मर मिटना, अपने आप को कुर्बान कर देना देश की आज़ादी के लिए, वैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है। और यह भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने निजी कारणों दुखों के कारण जो आत्महत्या कर लेते हैं, वैसी मृत्यु को क्या कहा है, कायरता कहा है। इस तरह आप भी लिख सकते हैं 5-10 लाइन बना के, 10 लाइन से कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की। भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? वे एक क्रांतिकारी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? तो बात करते हैं भगत सिंह ने रूसी क्रांति को महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं कि रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वह हमारे साहित्य में कदापि दिखाई नहीं देती है। उनकी कहानियों में कष्टों और दुखमयी स्थितियों है, जिनके कारण कष्ट सहने का प्रेरणा मिलती है। इस दुख कष्ट से सौहार्द दर्द की गहरी टीस और उनके चरित्र और साहित्य की ऊंचाई से हम बरबस प्रभावित होते हैं। ये कहानियाँ हमें जीव संघर्ष की प्रेरणा देती है, नए समाज निर्माण की प्रक्रिया में मदद करती है, इसलिए कहानियाँ महत्वपूर्ण है। सरदार भगत सिंह क्रांतिकारी से अपेक्षा करते हैं कि हम उनकी कहानियाँ पढ़कर कष्ट सहन की उस भावना को अनुभव करें, उनके कारणों पर सोचें विचारें। हम जैसे इस क्रांतिकारी का सदैव हर प्रकार के उन विपत्तियों, चिंताओं, दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। भगत सिंह कहते हैं कि मेरा नज़रिया रहा है कि सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ऐसी स्थितियों में अपेक्षा दिखानी चाहिए। उनको जो कठोरतम सजा दी जाए, हंसते हंसते बर्दाश्त करना चाहिए। भगत सिंह क्रांतिकारियों से कहते हैं कि किसी आंदोलन के बारे में यह कह देना कि दूसरा कोई इस काम को कर लेगा या इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग हैं, या किसी प्रकार के उचित नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार जो लोग क्रांतिकारी क्षेत्र में कार्य का भार दूसरे लोगों पर छोड़ने को अप्रतिष्ठापूर्ण एवं घृणित समझते हैं, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह करके आपको लिखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे दिया हुआ है पंक्ति, उन्हें चाहिए कि उन विधियों का उल्लंघन करें परंतु औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता है। भगत सिंह के इस कथन आशय को बताएं, उनके विचार पर ऐसे करें। भगत सिंह ने जो कहा है क्वेश्चन बहुत ही मस्त है, ज़बरदस्त है। बात करते हैं सरदार भगत सिंह क्रांतिकारी कहते हैं कि क्रांतिकारी शासक यदि शोषक हो, कानून व्यवस्था यदि गरीब विरोधी, मानवता विरोधी हो, तो उन्हें चाहिए कि उसका
पुरजोर विरोध करें, परंतु इस बात का भी ख्याल करें कि आम जनता पर इसका कोई असर ना हो। वह संघर्ष अवश्य हो, अनुचित नहीं। संघर्ष आवश्यकता के लिए हो तो उसे न्यायपूर्ण माना जाता है, परंतु सिर्फ बदले की भावना हो तो न्यायपूर्ण है। बदले की भावना से सिर्फ संघर्ष करना चाहिए तो वह अन्यायपूर्ण है। तो इस संदर्भ में रूस की जारशाही का हवाला देते हुए कहते हैं कि रूस में बंदियों को बंदी गृहों में विपत्ति सहन करना ही जारशाही का तख्ता पलटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों में प्रबंध क्रांतिकारी लाए जाने के सबसे बड़े कारण था। विरोध करो, परंतु तरीका उचित होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए। इस दृष्टि में देखा जाए कि भगत सिंह चिंतन मानवतावादी है, जिसमें समस्त मानव जाति का कल्याण निहित है। यदि मानवता पर तनिक भी प्रहार हो तो उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था में विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। उसके विरुद्ध ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे दिया है कथन का अभिप्राय स्पष्ट करना है, स्वप्रसंग व्याख्या करने में बला है। तो इसका जवाब देना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। तो लिखना है भगत सिंह मानना है कि विपत्तियां मनुष्य को पूर्ण बनाता है, अर्थात मनुष्य पीबीआई है, ये भी याद रखना सही ध्यान है कि जो मनुष्य सुख की स्थिति में तो बड़े ही आराम से रहता है, लेकिन जब उस पर कोई दुख आता है तो वह दूर करने का प्रयास करता है, जिससे उसका ज्ञान तथा कार्य क्षमता बढ़ती है और वह पूर्णता पाता है, यानी कि पूर्ण हो जाता है। हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपमा है। तो भगत सिंह ने कहा यदि मनुष्य सोचने लगे कि अगर मैं कोई कार्य नहीं करूँगा तो वह कार्य नहीं होगा, तो यह पूर्णतः गलत है। सही बात है, अगर हम नहीं करेंगे तो कोई तो जरूर करने वाला होगा, यह पूर्णतः गलत है। वास्तव में मनुष्य विचार को जन्म देने वाला नहीं होता है, अपितु परिस्थितियों विशेष विचारों को वाले व्यक्तियों को पैदा करती है, अर्थात हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। ये ध्यान रखना था, बहुत ही ये भी लाइनें इंपॉर्टेंट है, याद रखना बीबीआई। बात करते हैं मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा लाइन है। भगत सिंह कहते हैं कि अगर हमें एक बार किसी लक्ष्य या उसके उद्देश्य का निर्णय करने के बाद उस पर अडिग रहना चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमें अपने लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेंगे। अब है कि यहाँ पे क्वेश्चन है, आज जब देश में भाग का निर्णय हो रहा है तो व्यक्ति को भाग के पूर्णतः भुला देना चाहिए, यानी कि देश में जब भाग का निर्णय हो रहा हो तो देश के भाग का तो अपने भाग को पूर्णतः भुला देना चाहिए। आज जब देश आज़ाद है, भगत सिंह इस विचार पर आप किस पर मूल्यांकन करेंगे, अपने पक्ष प्रस्तुत करना है। तो बहुत ही अच्छा लाइन यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं, पढ़ लेना है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छी तरह सरल तरीके से पढ़ के इस पर विचार देना है। तो यहाँ पे कहा गया है भगत सिंह यह विचार रखते हैं कि जब देश के भाग का निर्णय हो रहा है तो व्यक्तियों को भाग को पूर्णतः भुला देना, व्यक्ति अपने भाग को भुला देना चाहिए। बहुत ही उत्तम तथा श्रेष्ठ है। आज जब देश आज़ाद है तब भी भगत सिंह को यह विचार पूर्णतः प्रासंगिक है, क्योंकि किसी भी काल या परिस्थिति में देश या समाज मनुष्य से ऊपर ही रहता है। यदि हमारे देश का विकास होगा तो वहाँ रहने वाले लोगों का विकास होगा। यदि देश पर किसी प्रकार की विपदा आती है तो वहाँ के निवासियों को भी कष्ट सहना पड़ेगा। इसलिए हमें सदैव अपने से पहले देश की श्रेष्ठता, विकास तथा मान सम्मान के विषय में सोचना चाहिए तथा इसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। अब है क्वेश्चन, भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की, ऐसा समय क्यों चुनते हैं? ये बीबीआई क्वेश्चन, ये भी याद रखने हैं। तो लिखना है भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचते हैं तो हमें फांसी क्या होता है, तो हमें फांसी दे दी जाए। वे ऐसा इसलिए समय चुनते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि यदि कोई सम्मानपूर्वक या उचित समझौता होना हो तो वैसे जैसे व्यक्तियों का मामला उसमें कोई रुकावट उत्पन्न करे, बस यही रखना था। अब यहाँ पे दिया हुआ है भगत सिंह के विचारों को यहाँ पे दिया हुआ है। इस पात्र में उनकी गहन वैचारिकता, यथार्थवादी दृष्टि का विचार मिलते हैं। पद के आधार पर पुष्टि करें। भगत सिंह के बारे में लिखना था, भगत सिंह के बारे में तो यहाँ पे देख सकते हैं महान क्रांतिकारी थे, लिखना था। वह 3 से 4 सालों सवाल पर विचार करते हुए आत्महत्या, जेल जाना, ये सारे के सारे यहाँ पे दिया हुआ है भगत सिंह के बारे में, जो देश की क्रांति में उबाल लाया था और सभी में जो देश प्रेम की भावना जगाता देश, उस तरह करके इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, बस पढ़ लेना है आराम से। हम तो दिखा दे रहे हैं क्वेश्चंस, पढ़ के इसके बारे में उसको कितना कष्ट आया था, कितना बार जेल गया था, उपवास किया था, दंड भी भोगा था, और ये सारे के सारे जो लाइनें यहाँ पे दिया हुआ है। जीवन में कई सारे कष्ट सहने के बावजूद भी देश को आज़ादी मिला था।
अब बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबा ही हो गया है। अब हम चलते हैं किसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। हमने क्वेश्चन दिखा दिए हैं जो इम्पोर्टेंट सब है, और ये क्वेश्चन भी भगत सिंह के बारे में है। भगत सिंह ने क्या किया है? देश की सेवा के लिए मर मिटना ही सुंदर मृत्यु है। और तो कायरता मृत्यु क्या है? अपने निजी और कष्ट कर निजी कारणों और दुख के चलते जो देश मर जाना या फांसी लगा लेना, आत्महत्या कर लेना, वो कायरता का प्रतीक है। इस तरह करके लिखना था, 10 से 20-15 लाइन में लिख देना है, बस हो गया। अब बात करते हैं एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन थे? तो सभी को पता है, भगत सिंह थे। अब बात करते हैं भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो बात करते हैं यह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। वही बात करें, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान सभा का गठन किया था। कब किया था? 1926 में किया था। खूब पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ क्या मिलकर किस संघ का गठित किया था? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, यानी सी हो जाएगा। वो भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए? तो आप सभी को पता है, 12 वर्ष में। भगत सिंह को कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? तो 1921 में। 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? गदर पार्टी की ओर। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? तो चोरा चोरी कांड 5 फरवरी की बात करते हैं, 1922 में हुआ था, याद रखना है। कौन सी निबंध भगत सिंह के का लिखा हुआ है? तो परिवेश जो है भगत सिंह का लिखा हुआ है, याद रखना कौन सा है? परिवेश है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़ा था? तो प्रताप पत्रिका से। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं है? तो प्रेम का। भगत सिंह से घृणित तथा कायरता मानते हैं किसे? आत्महत्या को। 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? नौजवान भारत सभा की। और भगत सिंह ने अपने के लिए सजा के लिए संबंध में क्या विश्वास था? तो मृत्युदंड का था। और प्रिंस कोमोटिन कौन था? तो प्रिंस कोमोटिन एक अर्थशास्त्र का विद्वान था। और भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को एक साथ फांसी मिला था लाहौर जेल में। एक लेख एक पत्र के रचनाकार कौन थे? तो ये भगत सिंह थे। किसको लिखा था एक लेख एक पत्र? सुखदेव को लिखा था, ये याद रखना था। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 22 में हुआ था। प्रताप के संस्थापक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये 28 सितंबर 1907 में हुआ था। और भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो चाचा का नाम अभिजीत सिंह था। और राजनीतिक और विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ था? तो ये भगत सिंह का था। मतवाल पत्रिका कहाँ से प्रकाशित? कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। भगत सिंह प्रभावित थे तो कार्ल मार्क्स से थे। अब वह बात करते हैं नेक्स्ट की, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? तो यह बात करते हैं भगत सिंह का है। वही बात करते हैं बंदी जीवन किसकी कृति है? तो सचिन नाथ सन्याल की है, याद रखना था। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, भगत सिंह का शहादत कब हुई? 23 मार्च 1931 को। वहीं पर भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो ये सुखदेव को लिखा था, पहले ही पता दिए थे। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह कौन थे? भगत सिंह का भाई थे, याद रखना है। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पात्र का संपादक थे? पत्रकार प्रताप का। वहीं भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, कब? तो 8 अप्रैल 1929 को फेंका था, ये ध्यान रखना था। अब बात करते हैं, आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके एक लाइक करें, और कमेंट करें अच्छा लगा कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।